हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद किस तरह शुरू हुआ और कौन कौन से आंदोलन किए गांधी जी ने, उसके बारे में पढ़ा। अब उसी में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में कि असहयोग आंदोलन किस तरह से कहाँ कहाँ पर शुरू हुआ और उसके बीच अलग अलग धारणाएं क्या थी। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुई थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने अपने पद छोड़ दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। इसके अलावा प्रांतों में परिषद जो चुनाव थे उनका बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। यानी परिषद चुनाव का बहिष्कार किसने नहीं किया गया था? जस्टिस पार्टी ने। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग क्या होती है? जब देखो आप इसमें नए शब्द में जो भी डार्क आपका ब्लैक मिलेगा वो नए शब्द में आप उसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, वो होता है पिकेटिंग। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, यानी उनके आगे बैठकर उनमें आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1920-21 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, क्योंकि जिन चीज़ों की मांग ज़्यादा होगी तो उनका उत्पादन भी बढ़ने लगा। पहले बाहर से, विदेश से कपड़ा मंगाया जाता था, मशीनों से बना हुआ, वो सस्ता होता था और भारतीय कपड़े पर अधिक कर लगा दिए जाते, जिससे भारतीय कपड़ा महंगा पड़ता था तो लोग कम खरीद पाते थे। लेकिन अब विदेशी कपड़े का आयात ना होने के कारण और विरोध होने के कारण भारतीय कपड़े की मांग बढ़ गई थी और इससे उत्पादन बढ़ गया था। कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा और इसके कई कारण थे। एक तो ये कि जो खादी है वो हाथ से बनाई जाती थी, वो मिलों में बनने वाले कपड़े की अपेक्षा महंगी पड़ती थी, गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े खरीदना चाहते थे, इसलिए वो लंबे समय तक इनका बहिष्कार नहीं कर पाए। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इस कारण से विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा अदालतों में अपना कार्य करने लगे। अब ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और किसान और आदिवासी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अब गिरमिटिया मजदूर क्या होता है ये देखिए, दिया हुआ है इसमें। गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी अंग्रेज़ों के शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को भी गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो बाबा रामचंद्र का आंदोलन था
वो था ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ जो किसानों से भारी लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, यानी बिना मजदूरी के काम करना पड़ता था। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। ये अंडरलाइन करें, 1920 में 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं स्थापित हो सकी थी। 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने गांधी जी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग ना तो जंगलों में अपने पशुओं को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल इकट्ठा कर सकते थे। इससे लोग परेशान हो गए और उनकी रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी। उनको इस पर असर पड़ा और उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागान मजदूर के लिए आज़ादी का मतलब था कि उन्हें अपनी चारदीवारी से जब चाहे आ जा सके, यानी आज़ादी का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। बागान मजदूर थे जिन्हें बागानों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो उनका अपनी इच्छा अनुसार बाहर आ जा सके, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। और इसके लिए आज़ादी का मतलब था कि वो अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड एग्रीमेंट एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, जिस कारण से बागान मजदूर सरकार के खिलाफ हो गए थे। अब वो अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, बागानों को छोड़ दिया और अपने घर को चले गए थे। उनका मानना था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह उनकी पिटाई की गई। आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़ गए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित था। 1922 में जब यह असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था तो उस समय एक हिंसक घटना हुई चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1922 में एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए।
इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला ले लिया। किस कारण? चोरी चोरा की घटना से दुखी होकर, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में जिंदा, पुलिस चौकी में जिंदा जला दिया गया था। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने बीच के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर, और 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आ गई, और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई, क्योंकि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ चुकी थी। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भारी हो गया, क्योंकि फसलों की कीमतें भी कम हो गई थी, खरीदार नहीं मिल रहे थे, और 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। और इस साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसमें साइमन के अध्यक्षता में ये कमीशन आया था, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था। इसके विरोध में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उनके अगुवाई में एक भीड़ जुलूस निकाल रही थी। पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया, और जिसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उस समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेज़ों की एक एक लाठी, अंग्रेज़ों द्वारा मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक एक कील साबित होगी, ये उन्होंने कहा था। 1929 अक्टूबर 1929 में लॉर्ड वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर इस संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। लेकिन इस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, और ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया था, उसी दिन की याद में हमारे संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक यात्रा, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी
जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था और उनमें ये भी था कि नमक पर जो कर है वो हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि नमक हमारे भोजन का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर लगाना पाप है। नमक पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए और उसे हटा देना चाहिए। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, तो इसके फलस्वरूप गांधी जी ने अपने 78 वॉलेंटियरों के साथ यानी प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुयायियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होती थी। यानी अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने यह यात्रा शुरू की और 240 किलोमीटर दूर दांडी तक यह यात्रा उन्होंने 24 दिन तक यात्रा उन्होंने की। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आते और उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और उन्होंने नमक बनाकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले अलग था। इसमें लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग होने लगी। विदेशी कपड़े का बहिष्कार होने लगा। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे और इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत से स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर में के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। इससे डरी हुई सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। उन्होंने सत्याग्रहियों पर हमले किए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। और इसमें क्या था कि गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने पर अपनी सहमति दे दी थी। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल होने से अपने बहिष्कार कर चुकी थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने स्वीकृति दे दी और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में उस सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दिसंबर 1931 में। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ पर उन्होंने देखा वापस आकर कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है और सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था।
भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति धीमी होने लगी। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? सविनय के आंदोलन को कैसे लिया? यानी व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों में से किसान परेशान थे। उनके लिए लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उनमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उन्हें तो बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंचने के कारण आमदनी गिरने लगी। छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के बहस से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने के में प्राय हिचकिचाती थी और इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच अनिश्चित संबंध बने रहे। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया गया। पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। 1927 में उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों का बहिष्कार किया गया। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आती थी और उन्होंने नमक बनाया था। इस तरह से अलग अलग वर्गों ने अलग अलग रूप में अपनी भागीदारी दी थी। अब है सविनय आंदोलन की सीमाएं। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे जो लोग जो एक असुरक्षित समूह थे, वो अपने आप को उत्पीड़क कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया गया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाब, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ था। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिए और उन्होंने अंबेडकर की बात मान ली। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षक सीटें मिल गई। यानी सितंबर 1932 में पूना पैक्ट में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे, उसके तहत अनुसूचित जातियों के लिए अलग आरक्षित सीटें घोषणा कर दी गई थी और इसके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता था।
1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी और इससे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए और दोनों में टकराव होने लगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि शायद वो एकत्रित हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग के नेताओं में से मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छेड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिस चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इसकी समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। आगे का चैप्टर हम आगे की वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही।